हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त इट्स सम सॉल्यूशन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं गुप्त साम्राज्य का दूसरा भाग। जैसा कि गुप्त साम्राज्य के पहले भाग में हम लोगों ने गुप्तकालीन शासन के जो भी शासक थे, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, इन सब के बारे में पढ़ा था। अब दूसरे भाग में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं गुप्तकालीन प्रशासन, नगर प्रशासन, मूर्तिकला, मंदिर, कुछ धर्म के बारे में जो इस शासन में थे या जिनके लिए इन्होंने काम किया था, जिन धर्म के लिए, और विज्ञान तथा तकनीक के बारे में हम लोग जानेंगे कि गुप्तकालीन साम्राज्य में किस तरह का विज्ञान और तकनीकी के लिए काम किया गया था। तो आइए दोस्तों, हम लोग यहाँ गुप्तकालीन प्रशासन को पढ़ते हैं। ये मैंने कुछ पॉइंट लिए हुए हैं जिन पर हम लोग गुप्तकालीन प्रशासन के बारे में जानेंगे। सबसे पहला दिया हुआ है साम्राज्य सामंत्य व्यवस्था। गुप्त काल या गुप्त वंश विशाल साम्राज्य सामंत्य व्यवस्था में विभक्त था। केंद्रीय प्रशासन जो था उसका सर्वोच्च अधिकारी जो था वो राजा होता था, परंतु उसे कानून बनाने का अधिकार नहीं है। और आपको जैसा कि मैं बता रहा हूँ, केंद्रीय प्रशासन में जो राजा था उसका जो पद था वो वंशानुगत होता था, मतलब राजा के बाद उसका बेटा, फिर उसके बाद बेटे का भी बेटा। और यही परिभाषा हम लोग बोल सकते हैं मंत्री परिषद के लिए, कि मंत्री परिषद में भी जो पद होते थे वो वंशानुगत होते थे। और मंत्री, अमात्य, सचिव, ये भी कुछ मंत्रियों के पद होते थे गुप्तकालीन प्रशासन में। केंद्रीय शासन जो होता था वो अधिकरण कहलाता था, या हम लोग इसको बोल सकते हैं कि केंद्रीय शासन के विविध विभागों को अधिकरण कहते हैं। सेना का ऑफिस या सेना का कार्यालय जो कहलाता है वो बलाधिकरण कहते हैं। अब यहाँ देखिए, राजा की आय का कुल भाग भूमिकर उपज का 1/6 भाग होता है। यहाँ कुछ कर भी हुए, भाग, भोग, उपरिकर और हिरण्य, ये यहाँ पर कर कहलाए थे गुप्तकालीन प्रशासन में या गुप्त वंश में। अब यहाँ पर उपरिकर किसे कहते हैं कि राजा के व्यक्तिगत उपयोग हेतु वस्तु स्वरूप लिया जाने वाला जो कर होता है, मतलब अगर राजा ने कोई भी व्यक्तिगत उपयोग करने के लिए वस्तु स्वरूप कोई कर यूज में ले रहा है तो वो हमारा उपरिकर कहलाएगा। कर विभाग, द्रविड़ीकरण, शौल्किक, गौल्मिक। अब शौल्किक और गौल्मिक में अगर कोई कर्मचारी हमारा काम कर रहा है तो हम उसे शौल्किक कर्मचारी और गौल्मिक कर्मचारी कहते हैं। द्रविड़ीकरण किसे कहते हैं कि राज्य कर वसूलने वाला विभाग जो होता है वो द्रविड़ीकरण होता है। भूमि कर वसूलने वाला विभाग शौल्किक विभाग, कर्मचारी शौल्किक कर्मचारी। जंगलों से राजस्व प्राप्त करने वाला विभाग गौतमिक कर्मचारी या गौतमिक विभाग कहलाते हैं, कर्मचारी को गौल्मिक कर्मचारी बोलते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों यहाँ पर कुछ और विभाग हुए जो कर वसूलने वाले विभाग कहलाए। कौन कौन से हुए? तलवाटक, गोप, कर्णिक और लेखक। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। अब हम लोग चलते हैं प्रांतीय प्रशासन, नगर प्रशासन और न्याय प्रशासन। तो देखिए, प्रांतीय प्रशासन पढ़ते हैं। प्रांतीय प्रशासन में मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से एक एग्जांपल देता हूं कि प्रांतीय प्रशासन कैसे बटा हुआ था। सपोज हमारा भारत देश है, भारत देश की राजधानी दिल्ली है। दिल्ली के अंडर में भी आने वाले कोई जिले हैं, उन जिलों के अंडर में आने वाले कोई कस्बे, तहसील या कोई और छोटी से छोटी इकाई। तो अगर हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं भारत, भारत के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद जयपुर, जयपुर के बाद मालवीय नगर, या मालवीय नगर और जयपुर के बीच में भी कोई और छोटी इकाई। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि प्रांतीय प्रशासन जो है वो देश, राष्ट्र, भुक्ति, विषय, वीथी, पैठ और ग्राम में बटा हुआ था। देश और राष्ट्र के शासक को गोप्ता बोला जाता है। भुक्ति जो होता है उसके प्रधान को उपरिक बोलते हैं। विषय के प्रधान को शासक और विषयती बोला जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास में नगर प्रशासन हुआ। अब स्थानीय प्रशासन की अगर हम लोग बात करते हैं तो स्थानीय प्रशासन में भी ये कुछ अलग तरीके से बटा हुआ है, जैसे वीथी, पैठ और ग्राम। अगर गांव की बात होती है तो गांव का जो मुखिया होता है वो उसे हम बोलते हैं ग्रामपति या ग्रामिक महत्तर देखता है। नगर प्रशासन, यहाँ पर कुछ नगर हुए इस काल में। गुप्तकालीन प्रसिद्ध नगर जिन्हें बोला जाता है वो थे दशपुर, गिरिनगर जैसे गिरिनार, या उज्जैनी या पाटलिपुत्र।
ये हमारे कुछ 4 से 5 नगर प्रशासन के अंडर आते हैं, अधीन आते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं कि ये गुप्तकालीन प्रसिद्ध नगर है। तो अगर कोई आपसे पूछता है तो आपको पता होना चाहिए दशपुर, गिरिनगर, उज्जैनी और पाटलिपुत्र। न्याय प्रशासन, न्याय प्रशासन में सर्वोच्च न्यायाधीश जो होता है वो राजा होता है। नारद स्मृति के अनुसार 4 प्रकार के न्यायालय थे, कुल, श्रेणी, गण और राजकीय न्यायालय। तो ये हम लोगों ने पढ़ा गुप्तकालीन प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, नगर प्रशासन और न्याय प्रशासन। दोस्तों इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हुए, जैसे गुप्त काल समाज में दास प्रथा का प्रचलन था, सती प्रथा का प्रचलन था, और सती होने का प्रमाण हमें 510 ईसा पूर्व भानुगुप्त के एरन अभिलेख से भी हमें मिले हैं। तो आपको पता होना चाहिए, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। प्रमुख व्यापारिक नगर, दोस्तों यहाँ कुछ गलती हो गई थी, मैंने व्यापारिक नगर है ये, तो जो प्रमुख व्यापारिक नगर है वो कौन कौन से हैं? उज्जैन, विदिशा, प्रयाग, पाटलिपुत्र, वैशाली, ताम्रलिप्ति, कौशाम्बी, भड़ौच और मथुरा। ये क्या हुए? ये हुए प्रमुख व्यापारिक नगर गुप्तकालीन काल में, या गुप्त वंश के। स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहते थे, रजत मुद्रा को कारशार्पण कहते हैं। गोदान बहुत फेमस था, या गोदान की प्रथा थी। हाथी दांत का शिल्प उन्नत था। वस्त्र उद्योग और जहाज निर्माण उद्योग बहुत महत्वपूर्ण थे। अब हम लोग आते हैं सांस्कृतिक उपलब्धियां। सांस्कृतिक उपलब्धियों में अगर हम बात करते हैं तो गुप्त काल में धर्म, साहित्य, कला व ज्ञान विज्ञान आदि के क्षेत्रों में अद्भुत प्रगति हुई, और इन सब क्षेत्रों में अद्भुत प्रगति के कारण ही भारत का स्वर्ण काल गुप्त काल को कहा जाता है, और यूनानी इतिहास में इसे पैराक्लीज के समान माना गया है। तो ये हमारी कुछ सांस्कृतिक उपलब्धियां थी, और इसी के अंदर अब हम लोग पढ़ते हैं हिंदू धर्म। गुप्त काल की सबसे बड़ी जो विशेषता थी वो ये थी कि ब्राह्मण और हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ। गुप्त शासकों ने अश्वमेघ, अनिष्टोम, वाजपेय व वाजसने यज्ञ की। तो ये जो यज्ञ हैं आपको पता होने चाहिए कि गुप्त काल में कौन कौन से यज्ञ हुए। वैष्णव धर्म का प्रचार भारत के अतिरिक्त दक्षिण पूर्वी एशिया, हिंद चीन, कंबोडिया, मलाया और इंडोनेशिया तक हुआ। विष्णु और नारायण तथा गरुड़ ध्वज और इनके मंदिर बने। तो हम लोग पता होना चाहिए कि विष्णु और नारायण की मूर्तियां, गरुड़ ध्वज और जो मंदिर बने थे उसमें प्रमुख जो वैष्णव मंदिर है, वैष्णव धर्म, इसलिए मैंने आपको बेटा इंडिकेट कर दिया है दोस्तों। वैष्णव धर्म मतलब वैष्णव जो मंदिर है वो कहां पर है? वो मंदिर है देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश को त्रिमूर्ति के रूप में इसी काल से पूजना प्रारंभ हुआ। जैन धर्म, अब हम जैन धर्म की बात करते हैं तो मथुरा और वल्लभी जो है वो श्वेतांबरों का सांप्रदायिक केंद्र बना। कुंडुवर्धन जो बंगाल में है वो दिगंबर समुदाय का केंद्र बना। 4वीं शताब्दी में जैनों की 2 सभाएं हुई। जो सभाएं हुई वो मथुरा में हुई, जिसके अध्यक्ष आर्य स्कंदिल हैं, और वल्लभी में जो सभा हुई उसके अध्यक्ष नागार्जुन है। तो मैंने आपको यहाँ दिखाया हुआ है, मथुरा अध्यक्ष आर्य स्कंदिल, वल्लभी अध्यक्ष नागार्जुन। अब आते हैं हम लोग बौद्ध धर्म के लिए। बौद्ध धर्म की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बौद्ध धर्म के जो प्रमुख केंद्र हैं वो कश्मीर, अफगानिस्तान और पंजाब हैं। गुप्त काल में महायान संप्रदाय लोकप्रिय हुआ। तो मैंने आपको यहाँ बता दिया है कि कौन सा संप्रदाय लोकप्रिय हुआ, महायान। नालंदा में बौद्ध विहार की स्थापना कुमार गुप्त के शासन काल में हुई। गुप्तकालीन मंदिर, अब कुछ मंदिर हुए जिनकी मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं कि वो मंदिर कहां पर है, बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत बताना चाहता हूं कि गुप्तकालीन समाज में या गुप्त काल में जो मंदिर थे उनकी कुछ विशेषताएं होती थी। तो ये सारे मंदिर उन्हीं विशेषताओं के अकॉर्डिंग ही बने हुए होते थे। किसी में हो सकता है कुछ चीज विशेषता हो, किसी मंदिर में हो सकता है किसी मंदिर में कुछ और विशेषता हो, लेकिन कॉमन जो विशेषताएं थी वो क्या थी? गर्भगृह, दालान, सभा भवन, ड्योढ़ी, प्राचीर युक्त प्रांगण, चपटी शिखर युक्त छत। अधिकांशतः विष्णु मंदिर इस समय
बने हुए। तो अब यहाँ हम बात कर रहे हैं, जैसे भूमरा मंदिर ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के नागौद में। नचना कुठार पार्वती मंदिर मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में। तिगवा मंदिर मध्य प्रदेश के जबलपुर में। देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर में, जो वैष्णव धर्म को फॉलो करता है। भितरगांव मंदिर ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के कानपुर। अब हम लोग आते हैं चित्रकला और मूर्तिकला। तो चित्रकला और मूर्तिकला की बात की जाती है तो गुप्तकालीन चित्रकला के सर्वोत्कृष्ट नमूने हमें अजंता, जो कि औरंगाबाद और महाराष्ट्र में है, तथा बाघ की गुफाएं जो ग्वालियर के समीप है। अब अजंता को मैंने यहाँ पे आपको दर्शाया हुआ है कि अजंता की जो गुफाएं हैं या अजंता की जो चित्रकला या मूर्तिकला है वो भित्ति चित्रकला के लिए फेमस है, और बाघ की गुफाएं जो वो चैत्य और बिहार के लिए फेमस है, और ये 9 गुफाएं मिली है। गंगा यमुना का जो मूर्ति रूप है वो गुप्तकाल की देन है। शिव के अर्धनारीश्वर रूप की रचना गुप्त कलाकारों ने ही की है। तो ये हमने पढ़ा चित्रकला और मूर्तिकला के बारे में। अब 4वीं शताब्दी में वाहरामीर जो थे उनकी विशाल मूर्ति गुप्त काल के कलाकारों की कुशलता का एक नमूना है। भारत की सुंदरतम मूर्ति कहां पर है? बुद्ध की है, जो मथुरा में है। और ये यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिखना आपके लिए भूल गया था, ये 7.5 फुट की अभय मुद्रा भागलपुर में बुद्ध की है, जो बिहार के सुल्तानगंज में है, और अभी इसको बर्मिंघम के म्यूजियम में रखा हुआ है। अब हम लोग आते हैं शिक्षा और साहित्य पे। प्रमुख शैक्षणिक केंद्र जो थे वो पाटलिपुत्र, वल्लभी, मथुरा, काशी, उज्जैनी है। नालंदा महाविहार विश्व विख्यात शैक्षणिक केंद्र बना। कालिदास जो थे वो एक प्रख्यात कवि हैं। इस काल में कालिदास जो थे वो प्रख्यात कवि थे। षड दर्शन का जो विकास हुआ वो किन किन के अधीन हुआ? जैसे सांख्य ने कपिल, न्याय गौतम, वेदांत बादरायण, योग पतंजलि, मीमांसा जैमिनी, वैशेषिक कणाद। विज्ञान और तकनीकी की अब हम लोग बात करते हैं। आर्यभट्ट प्रमुख वैज्ञानिक, गणितज्ञ, ज्योतिषी है। इनके लिखे हुए जो ग्रंथ थे वो आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांत, इन्होंने शून्य सिद्धांत और दशमलव प्रणाली का विकास किया। वारामीर ये प्रमुख खगोल शास्त्री थे। इनके लिखे हुए जो ग्रंथ थे वो पंच सिद्धांत, वृहत जातक, वृहत संहिता और लघु जातक। अब हम बात करते हैं वाग्भट, अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह और वाल्मीकि प्रसंग, इनके लिखित ग्रंथ है। धन्वंतरी ये कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय प्रसिद्ध के विद्वान और चिकित्सक थे। अब इनके लिखे ग्रंथ कौन से हैं? निघंटु, सुश्रुत, सुश्रुत संहिता। नवनीतकम जो है वो एक इस काल में चलने वाली प्रसिद्ध चिकित्सा की किताब है। पॉल कॉपे का मतलब होता है हस्तायुर्वेद, मतलब हाथियों की चिकित्सा। शालिहोत्र ऋषि मतलब आशुशस्त्र, इसका मतलब है घोड़ों की चिकित्सा। तो इसके अलावा अब क्या कारण रहे कि गुप्त काल का पतन स्टार्ट हुआ? तो जो प्रशासनिक अकुशलता, कमजोर उत्तराधिकारी, गतिहीन अर्थव्यवस्था, लगातार होने वाले विदेशी आक्रमण, केंद्रीय सत्ता का कमजोर होना तथा आर्थिक ह्रास का होना गुप्त काल और गुप्त साम्राज्य के पतन का एक मूल कारण बना। तो दोस्तों, हमने आज गुप्तकालीन समाज के, गुप्त वंश के दूसरे भाग को पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने गुप्तकालीन प्रशासन, सांस्कृतिक उपलब्धियां, मूर्तिकला, चित्रकला, धर्म और विज्ञान तथा तकनीक के बारे में पढ़ा। दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो बनाने का। आप लोग हमारे साथ YouTube पर जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब करके हमारे चैनल इट्स सम सॉल्यूशंस को। टेलीग्राम पर आप लोग हमें जुड़ सकते हैं इट्स सम सॉल्यूशंस के साथ। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप itsomesolutions@gmail.com के द्वारा हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।